हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और उसके अंतर्गत अब हम लोग काव्य खंड पर आ चुके हैं। मैंने बताया था आप लोगों को काव्य खंड जो है वो 4 प्रकरण में इन्होंने बांटा है। प्रकरण 1 हम लोगों ने देख लिया है जिसका नाम था पुरानी धारा। ठीक है, प्रकरण 1 का नाम था पुरानी धारा। यहाँ पर हम लोग प्रकरण 2 को देखने वाले हैं जिसका नाम है नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग प्रकरण 3 पर आएंगे तो वो क्या होगा, नई धारा द्वितीय उत्थान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका समय देखिए संवत 1925 से 1950 है, जबकि जो पुरानी धारा थी उसका समय क्या था, संवत 1900 से 1925 था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। ठीक है, ये लाइन फ्रेंड्स याद रखनी है कि इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर जो है वो देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीति काल के कवियों की रूढ़ी में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त परिस्थितियों के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। ठीक है, नई धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका रत्न व्यास, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। तो ये लाइन आती है फ्रेंड्स, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। ये किसने कहा है इनके संबंध में? देखिए आगे है, नील देवी, भारत दूरदशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश के अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। विजयनी विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, तो ये लाइन ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना की जो मिस्र में विजय हुई थी उस पर इन्होंने क्या लिखा था। ठीक है ना, देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है, कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद। ठीक है, संचारी भावों की यहाँ पर बात हो रही है। सहसन बरसन सो सुन्यो, जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द को सुनकर। और आगे देखिए, ये फ्रेंड्स ये सब उदाहरण है किस तरीके से ये लिखते थे, उसका ही उदाहरण है। फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, क्यों आप हूँ ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार, का कारण जान प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया, और फिर वही हाय भारत की धुन। तो कहने का मतलब है कि पहले जो भाव थे वो बिल्कुल देखिए यहाँ पर वीर रस से भरी हुई यहाँ पर पंक्ति लिखी गई है, लेकिन अगले ही क्षण जो है भाव परिवर्तित हो जाते हैं और फिर से वही हाय भारत की धुन। ठीक है, तो इसमें ये इसका उदाहरण देखिए, हाय वही भारत भुवि भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय पंचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत, हाय चित्तौड़ निलज तू भारी, अजहू खरे भरत ही मझारी, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हू बेगी किन प्रबल तरंगा, बोरहू किन झट मथुरा काशी, कबहू यह कलंक की राशि।
तो फ्रेंड्स ये सारी जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? विजय वैजयंती की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, नील देवी में कैसी करुण पुकार है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तो ये पंक्ति तो आई हुई एग्जाम में कई बार आ चुकी है, लेकिन ये ली गई है नील देवी से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे है, यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया। उनके उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। ठीक है, तो ये लाइन भी ध्यान में रखनी है। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अर्थात उन्होंने जो रचनाएं की हैं भारतेंदु जी ने, वो बस नर प्रकृति अर्थात मानव से संबंधित जो भी परेशानियां, जो भी अच्छी बुरी चीजें थी उन पर लिखी है। उन्होंने कोई प्रकृति से संबंधित कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये भी। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। श्रृंगार रस के कवि छवियों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था श्रृंगार रस की रचनाएं इनकी जो है वो प्रेम माधुरी में है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिए, देश दशा पर दो एक होली व वसंत आदि गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावण्य और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। आगे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषा के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियां देखिए। तो फ्रेंड्स, क्रंदन इनकी रचना है, उसकी ये पंक्ति देखिए, महत्वपूर्ण है ये। तभी लख्यो जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहूं कैसहु नाही। कहाँ लगी नृपति दबे हैं जह ऋण भारन, तह तिनकी कथा कौन जे गृही सधारण। आगे देखिए, इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं, जैसे अंग्रेज सुख साज सजे सब भारी, वह धन विदेश चली जात है यही अति ख्यारी। तो ये आई हुई पंक्ति है एग्जाम में। आगे है, मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोद पूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। तो इनकी रचनाएं हैं हरगंगा, तृप्यमताम, बुढ़ापा इत्यादि कविता बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बनता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की जो एक नारा है ये किसका है। ठीक है ना। अगले हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने आदि पर कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यतिभंग प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, यानी कि शुक्ल जी ने जब इनसे कहा, क्या कहा कि इनकी जो रचना है उसमें यतिभंग रहता है, तो इस पर ही इन्होंने चर्चा की। तो इन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। किसने किससे कही के सेंस में भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। प्रेमगंज जी ने कही थी शुक्ल जी से। ठीक, और सिर्फ ऐसे भी याद रखना है कि ये किसकी पंक्ति है। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की ये पंक्ति है।
आगे देखिए, विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियां देखिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किसने कविता लिखी। तो प्रेमघन जी ने कही है ये कविता। ध्यान रखना भी आसान है क्योंकि प्रेम घन है, ठीक है। तो घन तो बादल होते हैं, काले ही होते हैं, तो उन्होंने ही लिखी है, ठीक है। देखिए क्या पंक्तियां हम लोग को ये ध्यान में रखनी है। अचरज होत तुमहु सम गोरे, बाजत कारे तासो कारे कारे शब्द पर हैं वारे। कारे श्याम राम जलधर जल बरसन वारे। कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। याते नीको है तुम कारे जाहू पुकारे। यह आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। सफल हुई है मन के सभी संकल्प तुम्हारे। ठीक है, तो ये पंक्ति ध्यान में रखनी है। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का वर्णन। देखिए किस तरीके से हार्दिक हर्षादर्श इनका है प्रेमगंज जी का, और उस पर उसमें क्या लिखा है देखिए। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। मरे विबुधि नर नाह सकल चातुर गुण मंडित, बिगड़ो जन समुदाय बिना पथ प्रदर्शक पंडित। तो ये हार्दिक हर्षादर्श की पंक्तियां हैं। आगे देखिए, भारत भाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। इनके भारत भाग्य जो है इनका नाटक है, और इसके संबंध में ये पंक्तियां कही है शुक्ल जी ने। उसके प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं, ये भी बड़ी मार्मिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत भाग्य है उसमें देखिए ध्यान में रखना है कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ये तीनों जो हैं भारत से प्रस्थान कर रही हैं, उसकी इसमें चर्चा हुई है। हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, ठीक है। इसमें दुर्गा के मुख से ये पंक्तियां कहलवाई गई हैं। आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पै न भाव मोही बैठनो सु मौन मारी के। जाती हो चली वहीं सरस्वती गई जहां। ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। यहाँ पर था होगा फ्रेंड्स। इससे वह उसके पिछले रूप को लेकर चला। कौन पिछले रूप को लेकर चला? हिंदी। क्यों? क्योंकि जब तक हिंदी का उदय हुआ उस समय तक संस्कृत जो प्राचीन भाषा थी, जो संस्कृत थी, वो बहुत कुछ अपना रूप खो चुका था। ठीक है। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में पाया जाता है वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। ठीक है। अर्थात प्रकृति का जिस प्रकार से वर्णन वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि करते थे अपनी रचनाओं में, उस तरीके से संस्कृत में जो बाद में कवि आए वो वैसी रचना नहीं करते थे, और उनको ही लेकर के हमारा हिंदी चला था। ठीक है ना। हिंदी जो है बाद में जो संस्कृत में कवि आए थे उनको ही लेकर के चला था। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। देखिए ध्यान से इन बातों को समझना है। जो प्राचीन संस्कृत कवि थे, अर्थात यही कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि आदि की चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो प्राचीन संस्कृत कवि थे वो क्या करते थे? वो जब प्राकृतिक दृश्यों का विधान करते थे, अर्थात जब वो प्राकृतिक दृश्यों की चर्चा, वर्णन करते थे अपनी रचनाओं में, तो क्या करते थे? कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। अर्थात वो इतनी सुंदर रचना करते थे, प्रकृति का ऐसा वर्णन करते थे कि पढ़ने वाले के समक्ष बिल्कुल वो बिंब के रूप में, वो प्रतीक के रूप में वो सारी चीजें सामने आ जाएं। ठीक है। और इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे। अर्थात वो पहले प्रकृति का अच्छे तरीके से वर्णन करते थे और उसके बाद उपमा और उत्प्रेक्षा आदि के द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे। ठीक है। अर्थात वो जो प्रकृति का वर्णन करते थे वो बहुत ही मन से, उनके हृदय से निकली हुई बातें
होती थी प्रकृति वर्णन के संबंध में, ठीक है। पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला, ठीक है। अर्थात कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि जो बाद में जो रचनाएं होती थी उसमें प्रकृति वर्णन उस तरीके से नहीं होता था जैसा कि पिछली रचनाओं में, जैसा कि प्राचीन कवि हमारे करते आए थे संस्कृत में, ठीक है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कई को ऐसा भी लग रहा हो कि ये थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो कारण कथन वाले प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग तभी उसको कर पाएंगे जब हम लोग इस तरीके की लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़े रहेंगे, ठीक है ना। तो सारी लाइन को बिल्कुल आप बोर ना हो और बहुत ध्यान से समझते हुए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे है, यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। कौन सा पिछला विधान? जो बाद के संस्कृत के कवि थे वही हमारे हिंदी साहित्य में वही हमारा आधार बना, ठीक है। देखिए, षट ऋतु वर्णन में वस्तुओं और व्यापारों का जो लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए, ठीक है। अर्थात जो षट ऋतु वर्णन होता था, जो षट ऋतु वर्णन करते थे कवि हमारे हिंदी में, वो ऐसा नहीं था कि उनके मन से निकली हुई बातें होती थी या ऋतु वर्णन वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो एक उद्दीपन के रूप में करते थे, ठीक है ना। नायक नायिका के हृदय में जो भाव प्रतिष्ठित है उसको और उद्दीप्त करने के लिए, उसको और जगाने के लिए ही वो षट ऋतु वर्णन करते थे, ठीक है। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता था। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। देखिए, ये सारी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। कभी कारण कथन में आ जाती हैं तो फिर हम लोग वहां पर कंफ्यूज होने लगते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो प्राकृतिक दृश्यों के प्रति जो कवि के का क्या भाव है, ऐसा पता देने वाला, ऐसा वर्णन किसी भी पुराने हिंदी काव्य में नहीं मिलता है, ठीक है। संस्कृत में जो बहुत पुराने भवभूति, कालिदास वगैरह थे उनमें मिलता है, पर संस्कृत में भी जो बाद में आए उनमें नहीं मिलता है। आगे देखिए, संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। यानी कि जो संस्कृत के जो प्राचीन कवि थे उनकी प्रणाली पर हिंदी में काव्य की रचना होनी चाहिए, ऐसा संकेत ठाकुर साहब ने दिया था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से हम लोग को समझनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस तरीके का प्रकृति वर्णन संस्कृत में होता था, ठीक है ना, प्राचीन काल में संस्कृत में जैसा वर्णन होता था प्रकृति का, वैसा फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कभी कारण कथन में आ जाए अगर ये लाइन लिख करके कि संस्कृत काव्य में जैसी रचना प्रकृति की हुई है उस तरीके से अरबी फारसी में नहीं लिखा गया है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि कर्म है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से प्रकृति दिख रही है बिल्कुल उसी तरीके से उसका वर्णन कर देना, तो ये स्थूल व्यवसाय हो गया ना। मतलब कि जैसा आपको दिखा वैसा ही वैसा आपने लिख दिया, उसमें आपने कुछ भी कल्पना का पुट नहीं रखा। तो वही यहाँ पर है कि जो यूरोप से ये बात आई कि जो प्राकृतिक दृश्यों की जो चर्चा हो रही है उसको बस हूबहू वैसे ही नहीं उतार देना है, बल्कि उसमें भी कल्पना को लेकर के आना है, वही कवि कर्म है, ठीक है। आगे देखिए, पद्माकर की विरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पर डोलत अंगारे के पुंज हैं,
ठीक ही है। तो देखिए जो पंक्ति है ये पद्माकर की है और ये कह रहे हैं कि ऐसे ठीक है, पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है, अर्थात बार बार एक ही तरीके की रचना नहीं करनी है। ठीक है ना। ये जो पंक्ति है ये शुक्ल जी की है, ध्यान से देखिए। अपने ही सुख दुख के रंग में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के रूप में आई हुई पंक्ति है और आती भी है, इसको ध्यान से हम लोग को याद रखना है कि ये शुक्ल जी की पंक्ति है। ठीक है, प्रकृति के संबंध में इन्होंने ये कही है। आगे देखिए, भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। तो अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतेंदु के समय में जो पद्य में जो रचनाएं होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। ठीक है। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका था, पर कविता की भाषा अभी ब्रज भाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। ठीक है। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में लिखी थी। ठीक है। तो भारतेंदु की रचना है दशरथ विलाप और ये खड़ी बोली में है। तो इसकी जो पंक्ति है देखिए, कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था होगा। तो फ्रेंड्स ये जो पंक्ति है ये तो एग्जाम में आई हुई पंक्ति है और भारतेंदु जी की है, दशरथ विलाप से ली गई है, स्पष्ट है, उसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। आगे देखिए, यह कविता राजा शिव प्रसाद को बहुत पसंद आई और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया। ठीक है, राजा शिव प्रसाद की रचना है गुटका और उसमें इन्होंने इस कविता को दाखिल किया। स्वयं 1949 में पंडित श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी खड़ी बोली गद्य में निकाला। ठीक है, यहाँ पर संवत में लिखा हुआ है, एकांतवासी योगी इनकी 1886 के लगभग आई थी श्रीधर पाठक की और ये खड़ी बोली में है। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए क्या है, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, तृणशय्या और शल्भ अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। और ये भी पंक्ति है, प्राण प्यारे की गुण गाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो पंक्ति है ऊपर की, ये जल्दी एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, पूछी गई थी कि किसकी पंक्ति है ये। आगे देखिए, इनके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री बोली का झंडा लेकर उठे। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली का जो आंदोलन हुआ था उसके जो प्रमुख मुखिया थे वो कौन थे, अयोध्या प्रसाद खत्री थे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं, हिंदी में भी कविता हो सकती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था। जो हमारी कविताएं ब्रजभाषा में हो रही थी उस समय भी उसको इन्होंने हिंदी में करवाने का प्रयास किया था। ठीक है, कई लोगों से अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद पहल मिश्र जी ने ही लिखे थे। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इस प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा पोथा हो गया। ठीक है, पोथी थी वो पोथा में कन्वर्ट हो गया।
जिसे बगल में दबाए वे जहां कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती, हिंदी के संबंध में के बाद होगा सभा होती, जा पहुंचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो बिगड़ कर चल देते। ठीक है, तो ये किसके बारे में ये लाइन है, बिगड़ कर चल देने वाली बात बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये प्रकरण 2 समाप्त हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रकरण में, प्रकरण 3 के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।